नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आज अपना टॉपिक होगा उर्वरक। पहले के टॉपिक में अपन ने इससे पहले की स्लाइड में पढ़ा था पोषक तत्व, और पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति के लिए अपन या तो उर्वरक काम में लेते हैं या खाद काम में लेते हैं। तो पहले अपन ने खाद पढ़ चुके हैं, कौन कौन से खाद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनमें क्वेश्चन बनते हैं। आज का अपना टॉपिक है उर्वरक या फर्टिलाइजर। इसमें अपन पढ़ेंगे उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, उनमें पोषक तत्व की मात्रा कितनी होती है उस आधार पर, या कौन सा पोषक तत्व होता है उस आधार पर। फिर मुख्य उर्वरक जो आपके कृषि परीक्षक के सिलेबस में है, उसमें से किस उर्वरक की में किस किस तत्व की मात्रा होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए अपना चैप्टर अपन शुरू करते हैं साथियों। उर्वरक को बोलते हैं फर्टिलाइजर, FERTILIZER। देखो साथियों, साधारण भाषा में अपन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए पढ़ते थे खाद व उर्वरक। खाद यानी जैसे गोबर की खाद या खली की खाद, जबकि उर्वरक होते हैं वो रासायनिक होते हैं। देसी भाषा में क्या होते हैं? रासायनिक, यानी केमिकल फॉर्म में होते हैं। यानी वो उर्वरक होते हैं जो प्रयोगशाला में या कहीं फैक्ट्री या कारखाना में बनाए जाते हैं, रासायनिक फॉर्म में होते हैं, रसायन की फॉर्म में। अब उर्वरकों के बारे में किस आधार पर पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे उर्वरकों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के उर्वरक होते हैं अलग अलग आधार पर। तो आइए पढ़ते हैं, पहला वर्गीकरण पढ़ते हैं उर्वरक का कि NPK जो कि प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा के आधार पर। देखो NPK क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। क्योंकि इससे पहले अपन पोषक तत्व का चैप्टर पढ़ चुके हैं, और पोषक तत्व के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उनमें से NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो अपन ने पढ़ा था होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। NPK की पोषक तत्व की मात्रा तत्व के आधार पर कितने वर्गीकरण है? 3। स्ट्रेट, बाइनरी, टेरिटरी। स्ट्रेट मतलब एकल, बाइनरी का मतलब बाई मतलब दो नाम से लग रहा है, टेरिटरी का मतलब 3। यदि किसी भी उर्वरक में NPK में से कोई एक पोषक तत्व हो, नाम से लग रहा है एकल या स्ट्रेट, जैसे कि यूरिया में केवल क्या होता है? नाइट्रोजन। फास्फोरस और पोटास नहीं होते हैं, यूरिया में क्या होता है? केवल नाइट्रोजन। तो तीनों में से NPK में से ओनली एक है नाइट्रोजन, तो वो क्या हुआ? स्ट्रेट। ये नाम से लग रहा है स्ट्रेट या एकल। प्राथमिक पोषक तत्व यानी एक प्राथमिक पोषक तत्व कितना? यदि किसी भी उर्वरक में एक प्राथमिक पोषक तत्व हो, जैसे यूरिया में केवल नाइट्रोजन, तो वो क्या हुआ? स्ट्रेट या एकल उर्वरक। इसी प्रकार दूसरा है बाइनरी का मतलब जिसमें दो प्राथमिक पोषक तत्व है, जैसे DAP में नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो 3 में से 2 पोषक तत्व हैं, 3 प्राथमिक पोषक तत्व में से, तो वो 2 का मतलब क्या है? बाइनरी। अगला कौन सा है? टेरिटरी का मतलब 3 प्राथमिक पोषक तत्व है। जैसे एक खाद आती है NPK, खाद का नाम भी NPK ही है, तो इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, तो तीनों प्राथमिक पोषक तत्व हैं। 3 पोषक तत्व क्या हुआ? टेरिटरी। जिसमें एक प्राथमिक पोषक तत्व यानी NPK में से कोई एक, तो स्ट्रेट 2 हो तो बाइनरी, 3 हो तो टेरिटरी। ये तो आपको सिंपल समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आ सकता है। जो भी पढ़ा रहा हूं मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, लेकिन हर शब्द इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो। तो प्राथमिक पोषक तत्व में के आधार पर क्या है? पोषक तत्व के आधार पर नहीं है, प्राथमिक पोषक तत्व की। जैसे एक उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में 2 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर, N और S। कितने हैं? 2। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा है अमोनियम सल्फेट स्ट्रेट है या बाइनरी है या टेरिटरी, किसका एग्जांपल है? एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है जेट में, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट में। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 समझ के बाइनरी कर देते हैं, क्योंकि 2 है, जबकि 2 इसमें ही नहीं आएगा, ये किस में आएगा? स्ट्रेट में। क्यों आएगा? अपन ने क्या है, 2 पोषक तत्वों के आधार पर नहीं पढ़ा है, प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर पढ़ा है। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? NPK। तो इनमें से तो केवल नाइट्रोजन ही है, सल्फर को गिनना ही नहीं है क्योंकि प्राथमिक पोषक तत्व है नहीं है, क्या है? केवल नाइट्रोजन है। तो इसलिए क्या होगा? ये स्ट्रेट का उदाहरण, इसलिए अमोनियम सल्फेट स्ट्रेट का उदाहरण है। तो साथियों, अपन को समझ के पढ़ना है, रट के नहीं पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं हो एग्जाम में, हर लाइन को समझ के पढ़ना है। एग्रीएंस क्लासेस में हर टॉपिक को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि कृषि परीक्षक के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सको। जैसे वर्गीकरण क्या है, अपन ने प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर NPK है, प्राथमिक पोषक तत्व है, क्योंकि अपन ने पोषक तत्व का चैप्टर पढ़ा, उसमें बताया था कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं, द्वितीय कौन से हैं, सूक्ष्म कौन से हैं, मैक्रो कौन से हैं, माइक्रो कौन से हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से हैं।
तो एनपीके प्राथमिक है, इनमें से कोई एक होता है तो स्ट्रेट, 2 पोषक तत्व होते हैं तो बाइनरी, 3 होते हैं तो टेरिटरी। अगला वर्गीकरण है एनपीके पोषक तत्व उर्वरकों का। पहला था पोषक प्राइमरी पोषक तत्वों का आधार, दूसरा है इसमें देखो एनपीके में से कोई एक हो तो एकल उर्वरक, जैसे सेम स्ट्रेट की परिभाषा थी अपन ने पढ़ा था ना, एनपीके में से कोई एक, उस आधार पर ही ये परिभाषा है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश में से कोई एक हो तो एकल उर्वरक, लेकिन 2 या 2 से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त या कंपाउंड उर्वरक। जैसे डीएपी, तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है, तो वो क्या होगा, संयुक्त। लेकिन इन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है, समझें, संयुक्त और मिश्रित। यदि 2 पोषक तत्व है तो संयुक्त है, लेकिन 2 या 2 से अधिक उर्वरक मिक्स है, ध्यान से देखो, 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व मिक्स है क्या है, संयुक्त। 2 या 2 से अधिक उर्वरक मिक्स है तो क्या है, मिश्रित। 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व है तो संयुक्त या कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक उर्वरक है तो वो क्या है, मिश्रित। जैसे एक खाद आता है KCl प्लस DAP मिक्स खाद आता है, तो इसमें 2 उर्वरक मिक्स है, KCl भी एक उर्वरक है, DAP क्या है, उर्वरक है। जबकि इस DAP क्या है, केवल DAP का पूछते तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 पोषक तत्व हैं तो वो क्या है, संयुक्त। तो एक पोषक तत्व है एनपीके में से तो एकल, 2 पोषक तत्व है तो संयुक्त, 3 पोषक तत्व है तो भी संयुक्त है, क्योंकि यहाँ टेरिटरी के आधार पर नहीं पढ़ा है। या तो एक पोषक तत्व होता तो स्ट्रेट इस वर्गीकरण में, 2 होता तो बाइनरी, 3 होता तो टेरिटरी, लेकिन ये अलग टाइप का वर्गीकरण है। एनपीके में से कोई एक हो तो एकल, यदि 2 हो या 2 से अधिक हो, 3 भी हो तो भी क्या आएगा, संयुक्त। और या इसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व, जबकि 2 या 2 से अधिक उर्वरक हो तो वो क्या होगा, मिश्रित। तो ये डिफरेंस आपको जरूर याद रखना है। अब अपन पढ़ रहे हैं अलग टाइप का वर्गीकरण, पूर्ण व अपूर्ण उर्वरक। साथियों अपन पढ़ रहे हैं उर्वरक का पढ़ रहे हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में पहले पढ़ा था अपन ने कि उर्वरक का किस आधार पर, स्ट्रेट, बाइनरी और टेरिटरी के आधार पर, कि एनपीके में से एक है या 2 या 3 पोषक तत्व है। दूसरा अपन ने पढ़ा था एकल, कंपाउंड, मिश्रित, यानी एनपीके में से कोई एक है तो एकल, 2 या 2 से अधिक है तो संयुक्त, और 2 या 2 से अधिक उर्वरक है तो वो क्या है, मिश्रित। अब अपन पढ़ रहे हैं पूर्ण व अपूर्ण। ये किस आधार पर है, ये इस आधार पर है 3 प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं एनपीके। यदि किसी उर्वरक में तीनों के तीनों मौजूद है तो ही वो पूर्ण है। यदि तीनों में से एक की भी कमी है तो वो क्या, इनकम्प्लीट या अपूर्ण है। देखो अब पढ़ते हैं कंप्लीट उर्वरक। एनपीके तीनों पोषक तत्व होते हैं, जैसे एनपीके उर्वरक का नाम है तो वो क्या है, पूर्ण। यदि एनपीके में से कोई एक की कमी है, जैसे यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है तो एनपीके तीनों नहीं है तो वो क्या हुआ, अनकंप्लीट या अपूर्ण। डीएपी में 2 होते हैं, नाइट्रोजन व फास्फोरस, तो तीनों तो नहीं हुए ना, एनपीके तीनों नहीं है, तीनों नहीं है क्या हुआ, अपूर्ण। तो पूर्ण व अपूर्ण क्या है, जिसमें एनपीके या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों प्राथमिक पोषक तत्व हो तो वो पूर्ण, और तीनों में से कोई एक की कमी है, यानी एक ही, या तो एक होगा या 2 होगा, तीनों नहीं होंगे तो वो होगा अपूर्ण। अब अगला है लो एनालिसिस और हाई एनालिसिस के आधार पर, निम्न विश्लेषित और उच्च विश्लेषित आधार। ये किस आधार पर है, इसको देखो, किसी एक प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25% से कम हो तो निम्न, और किसी एक प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25% से अधिक हो तो वो उच्च। जैसे सोडियम नाइट्रेट, इसमें क्या है, किसी एक प्राथमिक पोषक तत्व, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, इसमें मुख्य रूप से ये किसका उर्वरक है, नाइट्रोजन वाला उर्वरक है, लेकिन नाइट्रोजन कितनी है, 16, तो 25 से कम हुई तो वो क्या है, लो एनालिसिस यानी निम्न विश्लेषित। अगर इसका उदाहरण है यूरिया, ये इसका मुख्य रूप से किसका सोर्स है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कितनी है, 46, तो ये क्या हुई 25% से अधिक हुई तो क्या है, हाई विश्लेषित या हाई एनालिसिस या उच्च विश्लेषित। जैसे एक उदाहरण है डीएपी, डीएपी में नाइट्रोजन तो होती है 18%, लेकिन फास्फोरस होता है 46%। तो अपन ये किस में आएगा, तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर 25, एक चीज तो 25 से कम है, एक से ज्यादा, एक 25 से ज्यादा है फास्फोरस, किस में आएगा, तो अपन ने क्या पढ़ा, किसी एक प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25 से कम हो तो निम्न विश्लेषित, किसी एक प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25 से ज्यादा हो। तो इसमें दोनों में से किसी एक की ज्यादा है, फास्फोरस की 46 है, 25 से ज्यादा है, तो वो क्या है, हाई एनालिसिस में। तो अभी तक अपन ने पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा। पहला पढ़ा था अपन ने कि स्ट्रेट है या बाइनरी है या टेरिटरी है। दूसरा अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था
सिंगल है या कंपाउंड है या मिक्स्ड है। तीसरा अपन ने पढ़ा था पूर्ण है या अपूर्ण है। चौथा पढ़ा था अपने निम्न विश्लेषित है या उच्च विश्लेषित है। अब जो मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बेसिक आधार है वर्गीकरण का, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण है किस आधार पर, उर्वरकों का वर्गीकरण है पोषक तत्वों के आधार पर, कि उसमें कौन सा पोषक तत्व है। जैसे नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहा है तो नाइट्रोजन वाला उर्वरक, फास्फोरस उपलब्ध करा रहा है तो फास्फोरस वाला उर्वरक, पोटेशियम उपलब्ध करा रहा है तो पोटेशियम वाला उर्वरक। अब है पोषक तत्व के आधार पर, यानी कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध करा रहा है। सबसे पहले पढ़ते हैं ए नाइट्रोजन वाले उर्वरक, यानी ऐसे उर्वरक जो नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं, नत्रजन तो वो है नाइट्रोजन वाले उर्वरक। इसमें भी 4 भागों में बांटा गया है कि नाइट्रोजन तो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन नाइट्रोजन किस फॉर्म में, किस रूप में उपलब्ध कराते हैं। जैसे नाइट्रोजन यदि नाइट्रेट के उपलब्ध करा देते हैं तो नाइट्रेट नाइट्रोजन, और वही नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं तो अमोनिकल नाइट्रोजन उर्वरक। सबके आगे उर्वरक लिख लो, ये सब उर्वरक है। और यदि वही नाइट्रोजन नाइट्रेट में भी उपलब्ध कराते हैं और अमोनिया के रूप में भी उपलब्ध कराते हैं, अमोनिया के रूप में, तो नाइट्रेट अमोनिकल नाइट्रोजन उर्वरक। और यदि नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपलब्ध कराते हैं तो एमाइड नाइट्रोजन उर्वरक। यानी नाइट्रोजन उर्वरक तो सब है, नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक, ये भी नाइट्रोजन उर्वरक। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध कराते हैं तो नाइट्रेट नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपलब्ध कराते हैं अमोनिकल नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रेट यदि नाइट्रोजन यदि नाइट्रेट और अमोनिया दोनों में उपलब्ध कराते हैं तो नाइट्रेट अमोनिकल उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक। और यदि नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपलब्ध कराते हैं तो एमाइड नाइट्रोजन उर्वरक। अब है इनके उदाहरण। हालांकि जैसे जैसे अपन अभी एक एक उदाहरण पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एक एक उर्वरक को पढ़ेंगे अपन फॉर्मूला वगैरह, तो उसमें पता लग जाएगा इस उर्वरक में क्या पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। जैसे नाइट्रोजन उर्वरक का मतलब जैसे सोडियम नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रेट नाइट्रोजन उर्वरक, इसका मतलब ये नाइट्रोजन में किस रूप में दे रहा है, नाइट्रेट फॉर्म में, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट नाइट्रोजन उर्वरक। अगला अमोनियम सल्फेट, तो नाइट्रोजन किस रूप में दे रहा है, अमोनिया के रूप में, क्या हुआ, अमोनिकल नाइट्रोजन उर्वरक। यदि नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में भी है और नाइट्रेट दोनों के रूप में, तो नाइट्रेट अमोनिकल नाइट्रोजन उर्वरक। यदि नाइट्रोजन यूरिया में एमाइड के रूप में, ये एमाइड के रूप में है तो वो एमाइड नाइट्रोजन उर्वरक। यानी पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर नाइट्रोजन अलग अलग उर्वरकों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है तो नाइट्रोजन वाला उर्वरक, फास्फोरस उपलब्ध कराता है तो फास्फोरस वाला उर्वरक, पोटेशियम उपलब्ध कराता है तो पोटेशियम वाले उर्वरक। इसी प्रकार सबसे पहले पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन वाले उर्वरक, तो वो भी 4 भागों में। नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध कराता है, नाइट्रेट के रूप में या अमोनिया के रूप में, या नाइट्रेट और अमोनिया दोनों के रूप में, या एमाइड के रूप में, तो उनके आधार पर ये उदाहरण लिखे हुए हैं। अब है एक एक करके जो नाइट्रोजन वाले उर्वरक पढ़ लिए, फिर फास्फोरस वाले, फिर पोटेशियम वाले, तो नाइट्रोजन वाले उर्वरक चारों फॉर्म में अलग अलग पढ़ लिए। अब इनके एक एक करके नाइट्रोजन वाले उर्वरकों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसा आ सकता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट, पहला क्वेश्चन आ सकता है, इसका फॉर्मूला क्या है। देखो साथियों, फॉर्मूला याद करने के लिए आपको संयोजकता याद रखनी जरूरी है, और संयोजकता याद करने के लिए आपकी केमिस्ट्री में आपको संयोजकता याद करना आना जरूरी है। और यदि नहीं आता है तो अपने पोषक तत्व वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें प्रत्येक पोषक तत्व के कि प्लस माइनस धनायन ऋणायन क्या होते हैं वो अपन ने याद किए थे। इससे पहले उर्वरक और खाद पढ़ने से पहले पोषक तत्व का चैप्टर पढ़ना जरूरी है, और अपन ने इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया है। जैसे एक तो है आप फॉर्मूला सीधा याद कर लो, दूसरा है आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। जैसे सोडियम नाइट्रेट, 2 चीजों से बना, एक तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, नाइट्रेट का प्रतीक क्या है, NO3, सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, नाइट्रेट का क्या है, NO3। सोडियम के 1 प्लस है और इसकी 1 माइनस होता है, दोनों पास में आएंगे, एक एक संयोजकता होती है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, NaNO3। दोनों सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का प्रतीक Na, नाइट्रेट का प्रतीक NO3, एक एक माइनस है तो लिखने की आवश्यकता नहीं, हमेशा इसके आयन यहाँ आ जाते हैं, इसके आयन यहाँ आते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं इसके यहाँ, तो इसके एक ही है, एक एक आयन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, NaNO3। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, नाइट्रोजन वालों में सबसे प्राचीन उर्वरक कौन सा है, नाइट्रोजन उर्वरक। जैसे नाइट्रोजन वाले उर्वरक, फास्फोरस वाले उर्वरक, पोटास वाले उर्वरक, तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन वाले उर्वरक। नाइट्रोजन वाले उर्वरकों में सबसे प्राचीन कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट। दूसरा एक ध्यान रखना, जितने भी नाइट्रोजन वाले उर्वरक होते हैं या तो अमोनिकल नाइट्रोजन होते हैं या नाइट्रेट नाइट्रोजन होते हैं, तो अमोनिकल वाले जो उर्वरक होते हैं वो रिड्यूस जोन में देते हैं,
दो जोन होते हैं, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस। हिंदी में पढ़े तो ऑक्सीकृत जोन, अपचयित जोन। जैसे चावल की फसल पढ़ते हैं उसमें आएगा ऑक्सीकृत जोन क्या होता है, तो उसमें डिस्कस करेंगे अपन विस्तार से ऑक्सीकृत जोन क्या होता है, अपचयित जोन क्या होता है। अभी ये याद रखो कि अमोनिकल फर्टिलाइजर यानी जो नाइट्रोजन वाले उर्वरक 4 प्रकार के थे। एक तो जो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन देते हैं, एक अमोनिकल फॉर्म में देते हैं नाइट्रोजन, एक ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट प्लस अमोनिकल दोनों के रूप में देते हैं, एक होते हैं एमाइड जो अपन ने पीछे की स्लाइड में पढ़ा था। इन 4 प्रकार में देते हैं। यदि अमोनिकल वाले हैं तो वो रिड्यूस जोन में लेना चाहिए प्रयोग, और नाइट्रेट वाले हैं तो वो ऑक्सीडाइज जोन में लेना चाहिए। अब नाइट्रोजन वाले उर्वरक पढ़े थे अपन ने, जैसे ये 4 प्रकार, इसमें एक एक करके पढ़ रहे हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO3, 16% नाइट्रोजन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी फर्टिलाइजर के बारे में, उर्वरक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि वो कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और कितनी मात्रा में कराता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोडियम नाइट्रेट नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, कितनी कराता है, 16%। दूसरा क्वेश्चन बनता है नाइट्रोजन वाले उर्वरकों में सबसे प्राचीन उर्वरक है। अमोनिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस जोन में देते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर को ऑक्सीडाइज जोन में देते हैं। देखो साथियों, तैयारी करने से पहले ये जरूरी है क्वेश्चन कैसे आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो उस आधार पर मैं पढ़ा रहा हूं। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सोडियम नाइट्रेट का वर्णन करो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जैसा मेरा एक्सपीरियंस बताता है, मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं हर टॉपिक में, इतने अच्छे क्वेश्चन किए आपको इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, और फालतू क्वेश्चन का आपके बर्डन भी नहीं किया। अब सोडियम नाइट्रेट के बाद में है अमोनियम सल्फेट। पहली चीज इसका फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस टू SO4। देखो फॉर्मूला ज्ञात करने का तरीका आपको बता रखा है, जब तक आपको संयोजकता याद नहीं होती फॉर्मूले नहीं बनाओगे। ये NH4, ठीक है, 1 प्लस होता है अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम का फॉर्मूला क्या है, NH4। अब अगला शब्द क्या है, सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, SO4 2 माइनस, दोनों को पास लाते हैं, ये NH4 SO4। अब अगली चीज क्या होती है, यहाँ की संयोजकता यहाँ लिखते हैं, यहाँ की संयोजकता यहाँ, और यदि किसी की संयोजकता 1 होती है लिखने की आवश्यकता है, NH4 की 1 प्लस है, एक बार है किसी चीज को लिखने की आवश्यकता, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है को, लेकिन यहाँ वाली कोई चीज होती है उसको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ 1 से ज्यादा है, 2 है, क्या है 2, तो यहाँ की संयोजकता कहाँ लिख देंगे, यह NH4। तो ये हो गया अमोनियम सल्फेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट में कितनी नाइट्रोजन होती है, 20.6। लेकिन ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन के साथ कौन सा पोषक तत्व देता है, सल्फर। क्वेश्चन आ सकता है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन के अलावा कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध होता है, सल्फर। कितनी मात्रा में होता है, 24, जबकि नाइट्रोजन कितना है, 20.6%। अगला है धान के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है, धान की फसल में नाइट्रोजन देना हो तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फर्टिलाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट। जैसे धान में देने हो नाइट्रोजन देना हो तो सोडियम नाइट्रेट नहीं देंगे, क्या देंगे, अमोनियम सल्फेट। तिलहनी फसलों के लिए भी उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है, क्योंकि तिलहनी फसलों में तेल के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। अपन ने पोषक तत्व वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां अपने सल्फर के कार्य पढ़े थे पोषक तत्वों के कार्य में, तो सल्फर तेल वाली फसलों के लिए लाभदायक है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, सल्फर, इसलिए तिलहनी फसलों के लिए जैसे तिल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, उनके लिए भी उपयोगी है। अब नाइट्रोजन वाले उर्वरकों में पहले पढ़ा सोडियम नाइट्रेट, फिर पढ़ा अमोनियम सल्फेट, अब है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, पहले वही चीज की फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, अमोनियम और नाइट्रेट। ये फॉर्मूला जो जितने भी एलिमेंट है, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, पोटास, फास्फोरस, इनके संयोजकता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अपने पोषक तत्व वाला चैप्टर में अलग से विस्तार से उसका अध्ययन किया था। अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है ये होता है नाइट्रेट का फॉर्मूला। पहली स्टेप, इन दोनों को पास में लाते हैं, ऐसे लिखते हैं। दूसरी चीज, इनकी संयोजकता, और जिसकी संयोजकता एक एक हो उसके लिखने का आवश्यक, दोनों की संयोजकता एक बार प्लस एक बार माइनस, यह लिखने बन गया इनका फॉर्मूला। अगला वही स्टेप जो पढ़ते हैं कि किसी भी उर्वरक में सबसे मुख्य चीज उसमें कौन सा पोषक तत्व होता है, कितनी मात्रा में होता है। तो कौन सा पोषक तत्व होता है इसमें, नाइट्रोजन, क्योंकि अपन पढ़ ही रहे हैं नाइट्रोजन वाले उर्वरक कितनी मात्रा में होता है, 33 से 35%। अगला क्वेश्चन, विस्फोटक प्रवृत्ति का कौन सा उर्वरक है, अमोनियम नाइट्रेट। विस्फोटक प्रवृत्ति का कौन सा उर्वरक है, अमोनियम नाइट्रेट। नमी ग्रहण करता है, यानी इसको जो कहीं रख देते हैं बैग वगैरह में, भंडार गृह में, तो ये नमी सोख लेता है वायुमंडल से, इसलिए इसको भंडारण नहीं कर सकते हैं। क्या कर लेता है, नमी यानी मॉइस्चर को ग्रहण कर लेता है। अगला है
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। वही बात है, फॉर्मूला लिखना पहला क्वेश्चन। तो कौन कौन सी चीजें, अमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट। तो दोनों चीजें, अमोनियम 2 बार आएगा सल्फेट के साथ और नाइट्रेट के साथ। ये अमोनियम पहले किसके साथ करते हैं, सल्फेट के साथ, ठीक है। तो सल्फेट की इस अमोनियम के आयन्स कितने होते हैं, 1 बार प्लस, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। सल्फेट के कितने होते हैं, 2 माइनस, कितने होते हैं, ये होते हैं 2 माइनस। तो 2 इसकी संयोजकता यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया। दूसरा है अमोनियम सल्फेट के बाद अमोनियम नाइट्रेट भी है, तो ये डॉट कर दिया, ये अमोनियम, ये नाइट्रेट, दोनों की संयोजकता 1 है, 1 + 1 में, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। ये हो गया अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का फॉर्मूला। क्योंकि संयोजकता जब तक आपको याद नहीं होगी, जब तक आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आएंगे, आपको रटने पड़ेंगे। इसलिए रटने के बजाय समझ के पढ़ना हो तो सबसे पहले पोषक तत्व वाला चैप्टर पढ़ना, उसमें संयोजकता को याद करना ये बहुत जरूरी है। अगला है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितनी होती है, 26%। लेकिन इसमें सल्फेट है, तो इसका मतलब सल्फर भी है, कितना है, 15% सल्फर है। अगला उर्वरक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अपन अभी नाइट्रोजन वाले उर्वरक पढ़ रहे हैं एक एक करके। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, केन खाद भी कहते हैं, क्योंकि C यानी कैल्शियम, A यानी अमोनियम, N यानी नाइट्रेट। इसको किसान खाद कहते हैं। किस उर्वरक को किसान खाद कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न तो अम्लीयता पैदा करता है न क्षारीयता पैदा करता है, किसान के लिए लाभदायक है, इसलिए इसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक कहते हैं, इसलिए किसान खाद कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन वाला उर्वरक है, तो नाइट्रोजन कितनी होगी, 25%। ध्यान रखना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नाम से लग रहा है, नाइट्रेट अमोनिया के रूप में भी है और नाइट्रेट के रूप में भी है। तो आदि तो है 12.5 अमोनिया के रूप में, 12.5 ही है नाइट्रेट के रूप में। ये उदासीन प्रवृत्ति का उर्वरक है, न तो अम्लीयता पैदा करता है और ना ही क्षारीयता पैदा करता है, इसलिए इसको किसान खाद कहते हैं। अब है यूरिया। ये बहुत नाम सुना हुआ लग रहा हो आपको यूरिया। प्रथम कार्बनिक उर्वरक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले देखो फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। प्रथम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी जिसमें कार्बनिक उर्वरक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कार्बनिक उर्वरक कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरिया। देखो यूरिया में बायूरेट होता है। यूरिया को जब बनाते हैं ना फैक्ट्रीज में, तो बायूरेट के अणु भी मॉलिक्यूल सिस्टम में पैदा होते हैं, बायूरेट के। तो लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है, बायूरेट 1.5% से कम होना चाहिए। किसी भी यूरिया में बायूरेट की मात्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.5% से कम होना चाहिए। बायूरेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO हालांकि यह फॉर्मूला लिखा हुआ है और हम लोग सारी चीज़ों के आपको PDF डालेंगे, जो पढ़ा रहे हैं उनके सबके PDF डालेंगे, तो उसमें भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखो सिट्रस एंड पाइनएप्पल इसके बायूरेट के प्रति बहुत सेंसिटिव है, यानी नींबू की फसल में यदि यूरिया प्रयोग करते हैं और बायूरेट की मात्रा 1.5% से अधिक हुई तो काफी नुकसानदायक है। किसके लिए, सिट्रस। सिट्रस का मतलब होता है नींबू वर्गीय फल। देखो नींबू को लाइम या लेमन कहते हैं, लेकिन सिट्रस का मतलब सभी नींबू वर्गीय फल, जैसे संतरा है, मौसमी है, माल्टा है और पाइनएप्पल यानी अनानास के लिए बहुत सेंसिटिव है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है, क्योंकि अपन ने इससे पहले पढ़ा था नाइट्रोजन वाले उर्वरक पोषक, तो ये है नाइट्रोजन वाले उर्वरक। नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में हो सकती है, अमोनिया के रूप में हो सकती है, नाइट्रेट और अमोनिया दोनों के रूप में हो सकती है और एमाइड के रूप में भी हो सकती है। 1 by 1 अपन ने पढ़े थे। तो यूरिया में किसके रूप में होती है, एमाइड के रूप में होती है। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 46% नाइट्रोजन होती है। यूरिया का आविष्कार मूलर ने किया था। अगला है एनहाइड्रस अमोनिया। अमोनिया का जलीय विलयन को एनहाइड्रस अमोनिया कहते हैं। देखो सबसे अधिक नाइट्रोजन 82.5% नाइट्रोजन होती है। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है, एनहाइड्रस अमोनिया। देखो जनरली क्वेश्चन ऐसा आता है कि अधिकतम नाइट्रोजन देने वाला उर्वरक कौन सा है, और उसमें यदि एनहाइड्रस अमोनिया ऑप्शन में नहीं हो तो यूरिया है 46, लेकिन इसमें 46% होती है। लेकिन एनहाइड्रस अमोनिया ऑप्शन में हो तो 82.5% नाइट्रोजन। अब है साइनेमाइड। साइनेमाइड में कितनी नाइट्रोजन होती है, 20 ये आपके सिलेबस में नहीं है कुछ टॉपिक, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए शॉर्ट में पढ़ाया है। साइनेमाइड 20.6% नाइट्रोजन। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला CaNO3 2
15.5% नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड में कितनी होती है 26%। लेकिन अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोराइड। ये क्लोराइड होता है टमाटर, तंबाकू व आलू के लिए हानिकारक है। क्या है हानिकारक, इसको आसानी से भंडारण किया जा सकता है इस उर्वरक को। अब अपन ने नाइट्रोजन वाले पहले देखो उर्वरकों का वर्गीकरण पढ़ा, पूर्ण, अपूर्ण, सिंगल, बाइनरी, टेरिटरी, लो एनालिसिस, हाई एनालिसिस। फिर अपन जो मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं कि पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर उर्वरकों का वर्गीकरण। तो पहले अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वाले में 4 था कि नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में है, अमोनिया के रूप में है, या अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों के साथ है, या एमाइड के रूप में। फिर एक एक करके नाइट्रोजन वाले उर्वरक पढ़े थे, किस उर्वरक में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है या कोई दूसरा तत्व होता है, और उस उर्वरक का फॉर्मूला क्या है और उसमें मुख्य क्वेश्चन क्या बनते हैं। अब पढ़ रहे हैं फास्फोरस वाले उर्वरक। जैसे नाइट्रोजन वाले उर्वरकों को 4 भागों में बांटा गया था, वैसे फास्फोरस वाले उर्वरकों को 3 भागों में बांटा गया कि वो उर्वरक जल में घुलनशील है या नहीं है, सोल्यूबल है नहीं है, जल में डालते घुलता है नहीं घुलता है। दूसरा, कुछ उर्वरक सिट्रिक अम्ल में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न तो जल में घुलते हैं न सिट्रिक अम्ल में, यानी अघुलनशील होते हैं। ये एग्जांपल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर फास्फोरस वाले उर्वरकों में यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा फास्फोरस वाला उर्वरक जल में घुलनशील है या सिट्रिक अम्ल में घुलनशील है या दोनों में घुलनशील है। तो ये एग्जांपल बहुत ही मोस्ट है कि फास्फोरस वाले उर्वरक क्या होते हैं, जो फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं। नाइट्रोजन वाले जो नाइट्रोजन देते हैं, पोटास वाले तो पोटास। तो नाइट्रोजन वाले पढ़ लिए, अब फास्फोरस वाले पढ़ रहे हैं। तो इसमें 3 है, जल में घुलनशील, सिट्रिक अम्ल में घुलनशील, दोनों में घुलनशील। तो एग्जाम्पल बहुत मोस्ट है। जल में घुलनशील SSP सिंगल सुपरफास्फेट, DSP डबल सुपरफास्फेट, TSP ट्रिपल सुपरफास्फेट, DAP डाई अमोनियम फास्फेट। अब एक एक करके अपन आगे पढ़ेंगे, जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे। सिट्रिक अम्ल घुलनशील का मोस्ट एग्जांपल कौन सा है, बेसिक स्लेग। रोग फास्फेट का अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि रोग फास्फेट का नेचर क्या है, प्रवृत्ति क्या है, जल में घुलनशील है या सिट्रिक अम्ल में घुलनशील है या दोनों में घुलनशील है या अघुलनशील है, तो क्या है अघुलनशील। तो एजिट आपको उदाहरण याद करते हैं। जल में घुलनशील कौन है, सिंगल सुपरफास्फेट, डबल सुपरफास्फेट, ट्रिपल सुपरफास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट। सिट्रिक अम्ल में घुलनशील कौन सा है, बेसिक स्लेग, और दोनों में अघुलनशील कौन सा है। तो अपन पढ़ रहे थे फास्फोरस वाले उर्वरक, पहले पढ़े थे नाइट्रोजन वाले उर्वरक, एक एक करके सभी उर्वरकों का विस्तार से अध्ययन किया था। अब फास्फोरस वाले उर्वरकों में वर्गीकरण पढ़ लिया। पहला लेते हैं सिंगल सुपरफास्फेट। ये फॉर्मूला है CaPO4 CaSO4। सिंगल सुपरफास्फेट में सल्फर होता है 12%, फास्फोरस होता है 16%, कैल्शियम होता है 18 से 19%। नमी कितनी है, देखो बहुत अधिक नमी है 12%। देखो उर्वरक फास्फोरस वाले उर्वरकों में पढ़ा जल में घुलनशील, सिट्रिक एसिड में घुलनशील और अघुलनशील। तो सिंगल सुपरफास्फेट क्या था, जल में घुलनशील। तो जो 16% फास्फोरस है पूर्ण रूप से जल में घुलनशील है। फॉस्फोरिक अम्ल कितना होता है इसमें, 4%। सबसे प्राचीन उर्वरक है सिंगल सुपरफास्फेट। अब अपन है DAP डाई अमोनियम फास्फेट। नाइट्रोजन कितनी है 18%, फास्फोरस कितनी है 46%। ये अपन को एजिट याद करना पड़ेगा। अब है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट में फास्फोरस है 25 से 26%, कैल्शियम है 33 से 40%। अब है अमोनियम फास्फेट। अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस यानी P2O5 कितनी है 20.5, नाइट्रोजन कितनी है 20%। मोनो अमोनियम फास्फेट में 48% P2O5 यानी फास्फोरस और 11% नाइट्रोजन। अब है डबल सुपरफास्फेट में 32.5% DSP। अपन ने पढ़ा था ना SSP DSP। डबल सुपरफास्फेट में होता है 32.5% P2O5 यानी फास्फोरस। TSP ये तो था, देखो अपन नाम पढ़े थे ना SSP DSP और TSP। सिंगल सुपरफास्फेट, डबल सुपरफास्फेट, ट्रिपल सुपरफास्फेट। इसमें था 16% फास्फोरस, डबल सुपरफास्फेट ये रहा DSP 32.5% फास्फोरस यानी P2O5। ट्रिपल में कितना है 48, यानी इसमें भी लगभग 32 है, 16, 32 और 48। तो ट्रिपल सुपरफास्फेट में कितना है 48 यानी 48% P2O5। बेसिक स्लेग में कितना है 14 से 18% P2O5। P2O5 क्यों है, क्योंकि अपन फास्फोरस वाले उर्वरक ही पढ़ते हैं, इसलिए फास्फोरस P2O5 के रूप में होता है। रॉक फास्फेट में 25 से 39% P2O5 और 33 से 36% कैल्शियम। अब है पोटेशियम वाले उर्वरक। देखो अपन ने पहले पढ़ा उर्वरकों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर, फिर अपन का मुख्य वर्गीकरण था पोषक तत्व के आधार पर कौन सा पोषक तत्व देता है। नाइट्रोजन वाले उर्वरक पढ़े
नाइट्रोजन वाले उर्वरक नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस वाले फास्फोरस, पोटास वाले पोटास। नाइट्रोजन वाले उर्वरक पढ़ लिए, फिर फास्फोरस वाले उर्वरक पढ़ लिए, अब है पोटास वाले उर्वरक। पोटास वाले उर्वरकों में जो मुख्य है वो है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। देखो फॉर्मूला याद करने का वही तरीका है कि पोटेशियम का प्रतीक क्या है के, प्लस कितने होते हैं आयंस के, Cl का क्या है 1 माइनस। पहला स्टेप इनको पास में लाओ, फिर यहाँ के आयंस यहाँ लिखो, यहाँ के आयंस जब आयंस एक एक ही हो, एक ही प्लस एक ही माइनस, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। इसका दूसरा नाम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। देखो ऐसे नाम दिया जाए पोटेशियम क्लोराइड तो आप फॉर्मूला बना लोगे, लेकिन ये से पूछा जाए MOP का फॉर्मूला क्या है, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये इसका दूसरा नाम है, तो आपको फटाक से दिमाग में आना चाहिए म्यूरेट ऑफ पोटास का सही नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, तो फॉर्मूला है KCl। KCl में पोटेशियम कितना होता है, K कितना होता है 60%। नमक और मिर्च को जब मिक्स करते हैं और एक पाउडर बनता है वैसा दिखने में लगता है, इसलिए क्वेश्चन भी आता है नमक मिर्च के जैसा कौन सा उर्वरक दिखता है, तो पोटेशियम क्लोराइड। इसमें भी क्या है क्लोरीन, जैसे अमोनियम क्लोराइड में भी क्लोरीन थी, इसमें भी क्या है क्लोराइड या क्लोराइड है। जो तंबाकू हुए आलू जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है उसमें यह नुकसानदायक होते हैं। अब मान लो तंबाकू हुए आलू में आपको पोटेशियम देना हो तो KCl दोगे, KCl के थ्रू तो क्लोराइड जाएगा जो नुकसान करेगा, तो क्या करोगे आप K2SO4 दे दोगे, क्योंकि इसमें पोटेशियम के साथ क्लोराइड नहीं जा रहा है। अगला उर्वरक है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। देखो फॉर्मूला वही तरीका, पोटेशियम की संयोजकता क्या है 1 प्लस, सल्फेट की क्या है 2 बार माइनस, इनको साथ लिखेंगे तो KSO4। यहाँ के आयंस यहाँ लिखते हैं, यहाँ के यहाँ एक आयंस होता है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 2 है तो लिखना है, तो K2SO4। पोटेशियम कितना है 48%, जबकि KCl में कितना था 60%। तीसरा है नाइट्रेट ऑफ पोटास। नाइट्रेट ऑफ पोटास को KNO3 भी कहते हैं या पोटेशियम नाइट्रेट भी। सही नाम क्या है, नाइट्रेट ऑफ पोटास का सही नाम है पोटेशियम नाइट्रेट के। और पोटेशियम का प्रतीक क्या है, पोटेशियम का प्रतीक K, नाइट्रेट का क्या है NO3, तो फॉर्मूला हो गया KNO3, ये KNO3। इसका दूसरा नाम साल्ट पीटर भी है, इसमें 13.5% नाइट्रोजन है और पोटेशियम कितना है 44%। अब अन्य कुछ उर्वरक जैसे मुख्यतः नाइट्रोजन वाले उर्वरक पढ़ लिए, फास्फोरस वाले पढ़ लिए, पोटेशियम वाले पढ़ लिए। अब अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई चीज सिलेबस में हो या नहीं हो, आपके सिलेबस में ये है ना उर्वरक, तो अपन इतना विस्तार से पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अपना इन एग्रीएंस क्लासेस के नोट से या PDF से या वीडियो से आपका बाहर नहीं जाए। और बेसिकली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं जिप्सम का वर्णन कर दिया। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, यानी 2 जल के अणु। क्वेश्चन आ सकता है जिप्सम में सल्फर कितना है और कैल्शियम कितना है, सल्फर 18.6 और कैल्शियम है 29.2। देखो जिप्सम में सल्फर है, इसका मतलब ये तेल वाली फसलों के लिए भी लाभदायक है। अपन तेल वाली फसलें पढ़ेंगे, देखेंगे किस फसल में कितना उपयोग लेते हैं। अब है बोरेक्स। बोरेक्स से क्या होता है, बोरोन प्राप्त होता है। क्या होता है बोरोन, तो बोरेक्स में बोरोन कितना होता है 10.6%। अपन ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था पोषक तत्व है, उसमें पढ़ा था कि किस पोषक तत्व का क्या कार्य है और क्या है, और उन पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति करने के लिए या तो खाद काम में लेते हैं उर्वरक। तो अपन ने खाद पढ़ लिए, फिर पढ़ लिए उर्वरक। उर्वरक में अपन अलग अलग नाइट्रोजन वाले उर्वरक पढ़ लिए, फास्फोरस वाले पढ़ लिए, पोटास वाले पढ़ लिए, अन्य उर्वरक में जिप्सम पढ़ लिया, बोरेक्स। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है Na2B4O7.10H2O, ये इसका फॉर्मूला है बोरेक्स का। बोरॉन कितना होता है 10, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोरेक्स में बोरॉन कितना होता है 10.6%। ये आपको याद करने पड़ेंगे। फेरस सल्फेट में आयरन कितना होगा, फेरस आयरन 19%। कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना होगा 21%। फेरिक सल्फेट में आयरन कितना होगा 23। ये ध्यान रखना, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट यानी आयन्स का डिफरेंस है। फेरस में संयोजकता 2 होती है, फेरिक में 3 होती है। फेरस सल्फेट में 19%, जबकि फेरिक सल्फेट में आयरन कितना है 23। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम कितना है 26%। साथियों ध्यान रखना, Mg किसका प्रतीक है मैग्नीशियम, जबकि Mn किसका है मैग्नीज का। जिंक सल्फेट में जिंक कितना है 36%। यूरिया और सल्फर एक फर्टिलाइजर से मिक्स आता है, यूरिया नहीं है, यूरिया सल्फर, इसमें 40% नाइट्रोजन और 10.5% सल्फर। यूरिया फास्फेट ये भी एक जॉइंट है, अलग अलग नहीं है। तो यूरिया फास्फेट में
29% नाइट्रोजन और 29% ही P2O5। कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, थायो यूरिया, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने क्वेश्चनों का कलेक्शन इसलिए किया है कि ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्रीएंस ऐप से बाहर नहीं जाए, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छा कलेक्शन किया है। और मैंने आपको बताया था कि जितना आप 8 से 10 कोचिंग या 8 से 10 ऐप में पढ़ोगे उतना आपको सिर्फ एग्रीएंस क्लासेज में ही उपलब्ध होगा। थायो यूरिया CH4N2S, इसका क्वेश्चन ये आ सकता है, इसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 36.8%। सरसों में पर्णीय छिड़काव के लिए काम में लेने से फूलों की संख्या बढ़ती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक है बायो सुपर, ये एक प्रकार का जैविक उर्वरक है। इसके अंदर क्या होता है, बायो सुपर का कंटेंट क्या है? बायो सुपर किससे मिलकर बना होता है? एक तो रॉक फास्फेट लेते हैं, एक सल्फर लेते हैं, एक सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया लेते हैं। बैक्टीरिया जीव है इसलिए एक जैविक उर्वरक है। रॉक फास्फेट के साथ सल्फर मिला है और सल्फर के साथ इसमें ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो रॉक फास्फेट को अनअवेलेबल, इसमें जो फास्फोरस होता है उसको अवेलेबल फॉर्म में बदल देते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है बायो सुपर में कौन कौन से अवयव है, या ऐसे पूछा जाता है निम्न में से कौन से उर्वरकों में से बायो उर्वरक है? तो बायो जैव उर्वरक है, बायो उर्वरक है। इसका अवयव क्या क्या है? रॉक फास्फेट, सल्फर और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, यानी सल्फर ऑक्सीकरण वाले जीवाणु। ये ऑस्ट्रेलिया में अधिक उपयोग लिया जाता है। क्वेश्चन पे आया था एक बार कि बायो सुपर का उपयोग में लिया जाता है ज्यादा? ऑस्ट्रेलिया। धीरे धीरे नाइट्रोजन देने वाले उर्वरक, देखो साथियों पहले यूरिया नीम कोटेड नहीं आता था। आजकल आपने पढ़ा होगा, कभी डीलर के पास जाते हो आप, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के डीलर, तो आप वहाँ यूरिया खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है नीम कोटेड यूरिया। यानी धीरे धीरे नाइट्रोजन, क्या होता है यूरिया को एक साथ देते हैं, बुआई के समय एक साथ नाइट्रोजन का नष्ट हो जाती है, तो उसके बाद में पौधे को नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इसलिए धीरे धीरे नाइट्रोजन मिले उसको होता है स्लो रिलीजिंग। धीरे धीरे उस उर्वरक में से नाइट्रोजन रिलीज हो। जैसे धीरे धीरे नाइट्रोजन देने वाले उर्वरक है CDU, ठीक है, इसमें 32.5% नाइट्रोजन होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बेसिक जानकारी के लिए मैंने बताया है। IBDU, इसमें 32.5% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन इनहिबिटर, यानी जो नाइट्रोजन के रिलीज को रोके, जैसे थायो यूरिया, ठीक है, AM और ASU, ठीक है। ग्रोमोर, ये एक उर्वरक है, इसमें ये पूछा जाता है ग्रोमोर किस किस चीज से बना होता है? यूरिया और अमोनियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, यूरिया और अमोनियम फास्फेट से। इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? 29%। फास्फोरस भी कितनी होती है? 29%। अब है यूरिया जिप्सम, ऐसा नहीं है यूरिया जिप्सम अलग, एक मिक्सचर होता है जिसमें यूरिया जिप्सम में 36.8% नाइट्रोजन होती है, 4.6% कैल्शियम होती है और 3.6% सल्फर होती है। ये ध्यान रखना। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर अपन ने पढ़ा था ना, सिंपल, कंपाउंड, मिक्स्ड। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में से पहला फर्टिलाइजर कौन सा है? यूरिया अमोनियम फास्फेट। एनपीके उपयोग भारत में वर्तमान में कितना? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। एनपीके मतलब ये नहीं कि एनपीके खाद जो उर्वरक आता है, अलग अलग है। नाइट्रोजन अनुपात फास्फोरस अनुपात पोटास का वर्तमान में किस दर से उपयोग है? तो वर्तमान में यदि 4.2% नाइट्रोजन उपयोग में आ रही है तो उसके अनुपात में 1.25 फास्फोरस और उसके अनुपात में 0.5, यानी N अनुपात P अनुपात के इनके उपयोग का अनुपात है 4.2 अनुपात 1.25 अनुपात 0.5। अधिकतम आयात करने वाले उर्वरक साथियों, जैसे नाइट्रोजन वाले उर्वरक, फास्फोरस वाले उर्वरक और पोटास वाले उर्वरक। तो पोटास वाले उर्वरक अपने यहाँ निर्माण कम होता है, ये बाहर से यानी इंपोर्ट करते हैं, इसलिए अधिकतम आयात इनका होता है। सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट का मतलब होता है ओल्ड यानी प्राचीन, ओल्डेस्ट यानी सबसे प्राचीनतम। N यानी नाइट्रोजन देने वाले फर्टिलाइजर उर्वरक। ओल्डेस्ट N फर्टिलाइजर यानी प्राचीनतम नाइट्रोजन देने वाले उर्वरक कौन सा है? NaNO3। ओल्डेस्ट P फर्टिलाइजर, ओल्डेस्ट यानी प्राचीन, P यानी फास्फोरस फर्टिलाइजर उर्वरक, यानी फास्फोरस वाले उर्वरकों में सबसे प्राचीन कौन सा है? बोन मील, हड्डी का चूरा। ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर ओवरऑल, ये नहीं देखा जाए नाइट्रोजन वाला है, फास्फोरस वाला है, पोटेशियम वाला, नॉर्मली सबसे प्राचीन उर्वरक कौन सा है? ओल्डेस्ट यानी प्राचीन फर्टिलाइजर उर्वरक कौन सा है? सुपर फास्फेट। तो साथियों मैंने इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ाया है कि एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाए। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीएंस क्लासेस से जुड़िए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एग्रीएंस क्लासेस, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके नीचे दिए हुए लिंक में जाके एग्रीएंस क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए। धन्यवाद साथियों।